खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास है और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम को लेकर परिवार ने क्या बड़ा खुलासा किया है और कैसे राजा का मर्डर तंत्र मंत्र और नरबली से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये कहिए कि दिखाया जा रहा है, वो आगे हम आपको बताएंगे। वहीं इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में योगी मॉडल के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अवैध कब्जे पर, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और क्या है इसके पीछे की वजह, ये भी आपको समझाएंगे। 7:24 पर आपको दिखाएंगे इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद कैसे खामेनेई की बैलिस्टिक और सुसाइडर ड्रोन ने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पर कहर बरपाया। 7:30 पर बताएंगे ईरान के अटैक से नेतन्याहू इतने गुस्से में है कि उन्होंने सीधे खामेनेई का मर्डर प्लान कर लिया है, लेकिन ऐन वक्त पर किसने वीटो लगा दिया, ये एक्सक्लूसिव खुलासा भी करेंगे। राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे अब नरबली की गूंज है। परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, तंत्र मंत्र के नाम पर दी गई बलि हो सकती है। जिस महिला से राजा रघुवंशी का नाम जुड़ा था, उसी सोनम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा के भाई ने साफ कहा है कि सोनम के घर वाले तंत्र मंत्र में गहरा विश्वास रखते थे और इसका कनेक्शन राजा की हत्या से हो सकता है। इंडिया में इतनी सारी जगह घूमने की है, उसको वहां लेके गई, जब वो बड़ा मंदिर है तंत्र मंत्र क्या करने के लिए। सचिन ने ये आरोप ऐसे नहीं लगाए, इसके पीछे उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। उसने दावा किया कि जब सोनम गायब थी तो उसके घर वालों ने तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए उसकी तस्वीर उल्टी टांग दी थी, जिससे उनके मन में तंत्र मंत्र की धारणा मजबूत हुई। उसके बाद पापा ने फोटो टांगी थी, फोटो से मेरे माइंड में एक चीज आया कि तंत्र मंत्र किया कुछ करते हैं क्या, राजा को फैलाने के लेके गए थे, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए, उसके सोनम जिंदा रह जाए। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की जांच जारी है। अब जरा इस धारदार हथियार को देखिए, जिसका इस्तेमाल करके राजा की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसे 3 जून को बरामद किया था। सोनम और राजा समेत 5 आरोपी फिलहाल शिलोंग पुलिस की रिमांड पर है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। वीडियो में देखिए राजा अपनी शादी से कितना ज्यादा खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद ये शादी उसकी जान पर भारी पड़ने वाली है। ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों की हैं। परिवार टूट चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि क्या राजा की हत्या किसी तांत्रिक अनुष्ठान की बलि थी या ये सब एक सोची समझी साजिश के हिस्से हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में मेघालय पुलिस को पता चल गया है कि इस मर्डर में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। इस बीच सोनम और राजा का नया वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये राजा और सोनम का सबसे आखिरी वीडियो है, जिसे हत्या से चंद घंटे पहले बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं ये वीडियो उस वक्त का है जब राजा रघुवंशी अनजाने में ही सही मौत की ओर कदम बढ़ा रहा था। दरअसल शिलोंग घूमने गए शख्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि डबल डेकर ब्रिज की ट्रिप के दौरान जब वो वीडियो बना रहा था तो उसके फ्रेम में राजा और सोनम रघुवंशी भी कैद हो गए। दोनों ऊपर की ओर जा रहे थे। सोनम ने वही सफेद शर्ट पहनी हुई थी। 23 मई के दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। उस दिन सुबह होम स्टे से बाहर निकलकर ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। उस वक्त का भी सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, जिसमें सोनम ने वही सफेद ड्रेस पहन रखी है जो इस वीडियो में है। नए वीडियो में सोनम आगे चलते हुए दिख रही है और राजा उसके पीछे। वीडियो देखने में ऐसा लगता है कि सोनम ही राजा को आगे ले जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हो सकता है कि पुलिस को कोई अहम सुराग मिल जाए और राजा हत्याकांड का पूरा राज खुल जाए। हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मॉडल की हत्या कर दी गई है। हरियाणवी मॉडल शीतल का शव खरखोदा गांव की एक नहर में मिला है और इस हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शीतल एक हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और 14 जून को शीतल घर से शूटिंग के लिए निकली थी और फिर कभी नहीं लौटी। और उसके बाद शीतल वापस नहीं लौटी। घर नहीं लौटने पर शीतल की बहन ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने शीतल की तलाश शुरू की और नहर में उसका शव बरामद मिला, जो बुरी हालत में था। शीतल के गले पर धारदार हथियार से वार किया था। पुलिस अब घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। मॉडल के शरीर में कई टैटू हैं। हाथ में एक विशाल नाम का टैटू है। शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी पानीपत की रहने वाली थी। पेशे से मॉडल थी।
शीतल पानीपत की ही रहने वाली थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और कई हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जख्म अभी ठीक से भरे भी नहीं हैं और इधर लखनऊ में एक बड़ा प्लेन हादसा टल गया। एयरपोर्ट पर उतर रहे विमान के पहियों से धुआं दिखा और निकलता हुआ और इसमें करीब 250 यात्री सवार थे। लेकिन किसी भी अनहोनी से पहले इस हादसे को टाल दिया गया। घटना उस वक्त की है जब लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के विमान की लैंडिंग हो रही थी। तभी अचानक प्लेन के पहिए से चिंगारियां निकलने लगी। हालांकि इससे विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी यात्री सुरक्षित विमान से उतर गए हैं। ये विमान सऊदी अरब से लखनऊ आ रहा था, जिसकी लैंडिंग के वक्त उसके पहियों से धुआं उठना शुरू हो गया। जानकारी मिलने के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी है कि फ्लाइट SV-3 112 में तकनीकी खराबी आई थी। लैंडिंग के वक्त पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट की सतर्कता से विमान हादसा टल गया। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 250 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया, जो बाद में अपने गंतव्य की ओर चले गए। फिलहाल हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या फ्लाइट में पहले से टेक्निकल खराबी थी, जिसकी वजह से जब लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट की जो फ्लाइट थी उसमें जो हवाई जहाज के जो पहिए थे उसमें धुआं निकलने लगा। अहमदाबाद प्लेन हादसा केवल एक ही यात्री की जान इसमें बच पाई, वो थी सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास। रमेश विश्वास को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि वो बच गए हैं। प्लेन गिरने के बाद रमेश विश्वास कैसे बाहर निकलते हुए देखे, उसका एक वीडियो सामने आया है, वो आप देखिए। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीछे प्लेन क्रैश होने के बाद भीषण आग लगी है और उसी आग के बीच में से रमेश विश्वास बाहर आते दिख रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। खुद रमेश विश्वास को भी यकीन नहीं हुआ कि वो मौत के मुंह से जिंदा बच पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखी साया मार सके न कोई, और विश्वास कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गई थी। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 यात्री मौजूद थे। इस हादसे में 240 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुमार विश्वास इस हादसे में बचने वाले इकलौते यात्री हैं। रमेश विश्वास प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे और ये वीडियो उसी हादसे के दिन का है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार विवादों में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें चांडाल और काल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो को मौजूदा अनुष्का प्रकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के लिए चांडाल कौन है। क्योंकि आरजेडी से आउट होने के बाद तेज प्रताप भक्ति में लीन हो चुके हैं। हर दिन पूजा पाठ करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ कई ऐसे शब्द लिख दिए जो सुर्खियों में हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, न पूछो मुझसे मेरी पहचान मैं तो भस्मधारी हूँ। वैसे कहा जाता है तेज प्रताप यादव जब राजनीतिक करियर में विवादों में आते हैं तो वो मंदिर आध्यात्म का मैसेज देने लगते हैं। 2 दिन में 2 बार वो काशी विश्वनाथ के साथ शिव मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। पूरी तरह भक्ति में लीन दिखे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने विरोधियों को मैसेज देने की भी कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपनी नई पहचान बताते हुए महाकाल वाला मैसेज दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और चांडाल शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया, अब ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जहां मौका मिले वो संघ पर निशाना साध देते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी को इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक जो है वो खुलकर उनके सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की जमकर तारीफ करते हुए ये कांग्रेस विधायक सुनाई दे रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, संघ से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेसी होते हुए भी इतने पदाधिकारी मेरे परिचित हैं। अगर आपने इन्हें नहीं पहचाना तो इनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। तो ये हैं भैरव सिंह परिहार, जो मध्य प्रदेश के सुसनेर सीट कांग्रेस के विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में राजपूत महासभा का आयोजन हुआ, जहां भैरव सिंह ने संघ की तारीफ की और खुद को उससे जुड़ा भी बताया। इसके लिए मैं भी करता हूँ कांग्रेसी होते हुए, लेकिन बाबा गांधी का कांग्रेसी अभी अगर संगठन में आया तो इनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस की राजनीति डबल रोल में दिख रही है,
क्योंकि ये उसी पार्टी के योद्धा हैं जिनके नेता राहुल गांधी चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि ज्यादातर रैलियों में आरएसएस को कोसने से नहीं चूकते। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। कुछ लोग विकास नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं। जाति की राजनीति कर कर सत्ता हथियाने की साजिश रची जा रही है। विकास की राजनीति से जाति की सियासत को हराना है। इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं। जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं। जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं। पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। दिल्ली में मिली हार के बाद से अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब जाकर उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि यहां भी वो केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आशीर्वाद लेने आई हूं और केजरीवाल जी को बोल दिया कि तेरा पीछा न छोड़ूंगी मैं। अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली सत्ता की केंद्र में थे, लेकिन अब पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता केजरीवाल को सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में घेरने के मूड में हैं। और आज आप पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो। सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की विसावदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार किया, जहां उन्होंने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही कांग्रेस को बीजेपी की कठपुतली बता दिया। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। कांग्रेस को वोट देके वोट, और कांग्रेस आज भाजपा की कठपुतली बन गई है, भाजपा के इशारे पे चल रही है। दिल्ली में भी यूपी की तर्ज पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अतिक्रमण पर नॉन स्टॉप कार्रवाई जारी है। कालका जी के बाद अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में आज डीडीए ने बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि यहाँ कई लोगों को पक्का मकान मिल चुका है और उसके बाद भी लोग इन झुग्गियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध झुग्गियों को आज तोड़ दिया गया, क्योंकि ये सभी झुग्गियां अवैध रूप से बनाई गई थी। इससे पहले भी इसी जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई है उन्हें डीडीए ने अपार्टमेंट में पक्के घर भी दिए हैं। आपको बता दें, इस इलाके में करीब 2100 झुग्गियां बसी हुई थी। इनमें से 1600 को मकान मिल गए हैं, जबकि डीडीए ने 600 लोगों को पक्के मकान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया और 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला। डीडीए के मुताबिक इलाके में रहने वाले कई लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी झुग्गियों में ही रह रहे थे। अब डीडीए जिन लोगों को कोर्ट से स्टे मिला है उसके अलावा बाकी झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। ये डेमोलिशन ड्राइव आने वाले 2 से 3 दिनों तक लगातार चलेगा। लगभग 250 से 300 के बीच ऐसी झुग्गियां हैं जिसे यहाँ पर बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई के विरोध के चलते इसके लिए मौके पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई थी। बुलडोजर एक्शन के बाद झुग्गियां मलबे में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। पंजाब में भी योगी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बठिंडा में नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को चुनकर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीर बठिंडा से आई है, जहां नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। मौके पर मौजूद लोग इस कार्रवाई का वीडियो भी बना रहे हैं। नशा तस्कर अवैध कमाई से मकान बना रहे थे, जिस पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। योगी मॉडल के धमक की गूंज अब पंजाब के कई जिलों में सुनाई दे रही है। बठिंडा के धोबियाना बस्ती इलाके में इस 2 मंजिला मकान को जेसीबी ने ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया है। ये नशा कौन बेचता थी? कोई नहीं बेचता, मेरा भरा पीता है, 4 साल पुराना पर्चा है।
संदेश साफ है कि अब पंजाब को नशा मुक्त करने की दिशा में सरकार सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। अब जो भी कानून तोड़ने की हिमाकत करेगा उसका यही अंजाम होगा, जैसा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बठिंडा में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए लोग आसपास के मकानों की छतों पर चढ़ गए और वहां से पूरा नजारा मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान जारी रहेगा। बिहार के सुपौल में आज उस समय हंगामा हो गया जब प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और बवाल होने लगा। इस बीच प्रशासन का बुलडोजर भी जमकर गरजा और सिमराही बाजार में अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। इस दौरान नगर पंचायत सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली, सीओ रश्मि प्रिया, बीडीओ ओम प्रकाश सहित थानाध्यक्ष और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन प्रशासन ने जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, सिमराही बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। इस दौरान NH 27 और NH 106 के किनारे बनाए गए अवैध दुकानों और ठेलों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल अतिक्रमण के कारण लगातार सिमराही बाजार में हर दिन जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी और इसीलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है, क्योंकि इन दोनों गैंगस्टर्स के रिश्ते में दरार आ गई है और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दोनों गैंगस्टर्स के गुर्गों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली है और इसलिए अब एजेंसियों की परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि अब गोल्डी बराड़ ने अजरबैजान में रह रहे रोहित गोदारा से हाथ मिलाया है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे नोनी राणा के साथ गठजोड़ किया है। इस नए गैंग वॉर और बदलते गठजोड़ को लेकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने NIA के साथ बैठक भी की है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बराड़ अमेरिका से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। दरअसल बिश्नोई और बराड़ के बीच दरार की शुरुआत लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल को लेकर हुई थी। अनमोल, जो लॉरेंस के इंटरनेशनल गैंग का हिस्सा है, वो नवंबर 2024 में अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया। तब गोल्डी बराड़ और गोदारा ने अनमोल की बेल बॉन्ड की प्रक्रिया में मदद नहीं की थी और इसलिए रिश्ते में खटास आ गई। शुरुआत में लॉरेंस ने अपना गैंग गोल्डी बराड़, काला राणा जैसे अपराधियों के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने नेटवर्क को कई राज्यों से लेकर विदेशों तक फैला लिया। लेकिन अब जब पुराने साथी ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो एजेंसियों के लिए ये नया सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इससे गैंग वॉर भी बढ़ेगा और खून खराबा भी होगा। उत्तर प्रदेश में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। पैसों और नौकरी का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है और एटा में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग पर लाइव रेड मारी। यहाँ एक घर में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। पुलिस जैसे ही चंगाई सभा में पहुंची तो अंदर महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अंदर एक शख्स कुछ उपदेश देते दिखाई दे रहा था, जबकि उसके सामने कुछ महिलाएं बैठी थी। पुलिस ने गैंग का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। वहां पुलिस को बाइबल मिशनरी से जुड़े दस्तावेज मिले। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग लोगों को नौकरी और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। एटा ही नहीं, यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। आरोप है कि यहाँ कई दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया में कथा करने गए बाबा बागेश्वर सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुची का चश्मा और महंगे ब्रांड की जैकेट पहनने को लेकर अब विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर को जमकर लताड़ लगा दी है। अपने वायरल फोटो और वीडियो पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगली बार वीडियो डाली तो इससे भी महंगे ब्रांड का चश्मा और जैकेट होगा, हम नहीं सुधरेंगे। गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हाँ, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने,
चेलों की दी हुई है। अब तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1-20 की पहनेंगे बेटे। और तुम बनाना हमारे वीडियो। इजराइल ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराने लगा है। ईरान की तरफ से बमबारी में इजराइल का हाइफा रिफाइनरी पोर्ट ध्वस्त हो गया है और इसके बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ, जिसमें पश्चिमी ईरान में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद अब ईरान थर्रा उठा है और इस्लामिक देशों से मदद मांग रहा है। और यहीं से शुरुआत उस युद्ध की हो रही है जिसका पूरी दुनिया को अब तक डर सता रहा था। ईरान की कोशिश तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की है और इजराइल के हमले को करारा जवाब देने की है। ये हमला ईरान में हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। ईरान क्लियर कर चुका है, अगर इजराइल के साथ संघर्ष में ईरान के तेल सुविधाओं को नुकसान होता है तो ईरान अन्य देशों को तेल के उपयोग से रोकेगा। इसके अलावा ईरान और इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। पहले इजराइल में हाइफा रिफाइनरी पर अटैक हुआ, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में ईरान में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। और इस एक्शन से सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ चुकी है। ईरान तमाम इस्लामिक देशों से मदद मांग रहा है और इजराइल के अन्य रिफाइनरी ठिकानों पर टारगेट लॉक कर चुका है और इसी के साथ पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी भीषण हो चुका है और इस बार ईरान ने इजराइल से बारूदी बदला लिया। एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल से तेल रिफाइनरी को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। और ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल के हाइफा में तबाही मच गई। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हाइफा रिफाइनरी से भी तबाही की तस्वीर आई है। हमले के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध में आसमान आधी रात को चमक रहा है। दोनों देशों के बीच वॉर का उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, जिसकी भयावह तस्वीर पूरी कहानी बता रही है। आसमान से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है हमला कितना घातक है। एक साथ कई मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं और जमीन पर तबाही मची है। तेल अवीव में आयरन डोम सभी हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरान की तरफ से बमबारी में इजराइल के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। हर तरफ मलबा नजर आ रहा है और उन मलबों में जिंदगी की तलाश हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग हर आने वाले दिन के साथ तेज और विध्वंसक होती जा रही है। इजरायली जेट्स भले ही ईरान को दहलाने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हों, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी ताकत के साथ उन्हें भगाने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, गिलान प्रांत के तटीय शहर बंदर ए अंजली से आई इन तस्वीरों ने ईरान की तैयारियों को पुख्ता किया है, जहां इजरायली एयरक्राफ्ट इस डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाए। लगातार हो रही फायरिंग के बीच उन्हें अपने तय टारगेट पर अटैक किए बगैर वापस लौटना पड़ा। इजरायली हमलों से बचने के साथ ही ईरान ने इजराइल पर आक्रामकता के साथ प्रहार करना भी शुरू कर दिया है। तस्वीर इजराइल के नेगेव स्थित नेवातिम एयरबेस की है, जहां ईरानी मिसाइलों ने इजरायली एडीएस को नाकाम करते हुए एयरबेस को निशाना बना ही लिया। इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं इजराइल का एडीएस एरो 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उल्टा जब ईरानी मिसाइल ने एयरबेस को हिट किया तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने अपने ही लॉन्चर को नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं इस जंग की विध्वंसकता को, जिसके रुकने के संकेत भी कहीं से नहीं मिल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच बारूदी जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और इस बीच ईरान ने इजराइल के संवेदनशील सैन्य और खुफिया ठिकानों का एक 3D वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। वीडियो की शुरुआत में इजराइल की राजधानी तेल अवीव को दिखाया गया है, जहां AFI टावर और इजरायली टावर को वीडियो में लॉक किया गया है। ईरान ने इस वीडियो के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और बता दिया है कि उसके निशाने पर रॉबिन सैन्य सुरक्षा केंद्र भी है, जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। तेल अवीव में स्थित कॉसेटर ट्विन टावर्स भी हैं, जो इजराइल की एयर संचालन का कमांड सेंटर है। इसी तरह सैन्य खुफिया विभाग का रिसर्च सेंटर अमन और जनशक्ति केंद्र भी ईरान ने लॉक किया है। तेल अवीव में स्थित नौसेना कमांड सेंटर, केंद्रीय संचालन भवन और सेना अनुसंधान केंद्र भी ईरान के टारगेट पर है। यही नहीं, इजराइल का संचार भवन, ग्राउंड फोर्स कमांड सेंटर, शस्त्रागार भी ईरानी मिसाइल के निशाने पर हैं। तेल अवीव में मौजूद युद्ध मंत्रालय और राष्ट्रीय सेना मुख्यालय भवन भी ईरान के टारगेट पर है।
इजराइल की यह सबसे महत्वपूर्ण इमारत है क्योंकि इसमें सेना जनरल स्टाफ का ऑफिस भी है और इसी के ऊपर हेलीपैड भी है, जबकि इसकी 13वीं मंजिल पर सेना खुफिया प्रमुख का ऑफिस है। और वीडियो के अंत में एक चेतावनी भरा मैसेज है जिसमें लिखा गया है कि निश्चय ही हम उन्हें आधी रात में हैरान करेंगे, हम उन पर चील की तरह आक्रमण करेंगे। यानी इस वीडियो के जरिए ईरान ने बता दिया है कि इजराइल के एक एक ठिकाने की उसके पास बारीक से बारीक जानकारी है जिन्हें वो कभी भी धुआं कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान पीछे नहीं हटा, उसने भी पलटवार किया, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। यानी एक और देश जो खुद बिखरा हुआ है अब गीदड़ भभकी देकर इजराइल को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जब दुनिया में तनाव का माहौल है, इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान भी अपने तरीके से जवाब दे रहा है। दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अब शहबाज शरीफ ईरान की चमचागिरी पर उतर आया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है, जिसे लेकर ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान का वीडियो भी शेयर किया है। वहीं ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। पाकिस्तान گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग के हालात पहले से और बिगड़ सकते हैं। बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि अभी एस्केलेशन उस हद तक नहीं पहुंचा है कि बात परमाणु हमले तक पहुंच जाए। मिडिल ईस्ट जल रहा है और जंग शहरों तक पहुंच गई है। 4 दिनों से चल रही ये लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। तेहरान के बाद अब तेल अवीव भी हमलों की चपेट में है। ईरान ने इजराइल के सबसे अहम शहर पर मिसाइल से हमला बोल दिया। ईरान की मिसाइलें रात के अंधेरे में गिरी और इजराइल की राजधानी तेल अवीव कांप उठा। तेल अवीव इजराइल की आर्थिक और सैन्य राजधानी, यहाँ के एयरबेस सुरक्षा केंद्र टारगेट किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कमांड सेंटर से ईरानी आर्मी के जवान मिसाइल को लॉन्च कर रहे। इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कुछ हमले शहर के अंदर तक पहुंच गए और इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ईरान की मिसाइलें अब इजराइल की राजधानी को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ सीमा नहीं, अब दिल पर हमला हो रहा है, जिसकी बानगी इस वीडियो में देखी जाती है कि देखिए कैसे ईरानी मिसाइल ने बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। तेल अवीव अब सिर्फ शहर नहीं, युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के सीने पर गिर रही हैं। तेल अवीव पर हमला इजराइल को सीधी चुनौती है और इसका जवाब सिर्फ एक होगा, तबाही। तेल अवीव के धुएं में अब जंग की लपटें साफ दिख रही हैं। सवाल अब नहीं कि जवाब क्या होगा, सवाल है कि कब होगा। युद्ध इस कदर भीषण हो चुका है कि दोनों देश के नेता बंकरों में छिपे हुए हैं। नेतन्याहू बंकर के अंदर बैठक कर रहे हैं और खामेनेई का डेथ वारंट जारी कर चुके हैं, लेकिन ईरान के सुपर लीडर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है और उधर खामेनेई भी बंकर में बैठे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से इजरायली लड़के बम बरसा रहे हैं, उसी रफ्तार से खामेनेई की सेना इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रही है। इस बीच इस भीषण युद्ध को शांत करने की पूरी कोशिश हो रही है। अमेरिका ने खामेनेई की हत्या की प्लानिंग पर वीटो लगा दिया है और फिर से शांति की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता संभव है। हम आसानी से एक समझौते पर पहुंच सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। हमने सर्बिया और कोसोवो के बीच झगड़े को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने खामेनेई की हत्या की प्लानिंग पर वीटो इसलिए भी लगाया क्योंकि इससे पूरी मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता था। इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ता, लेकिन बंकर में छिपे नेतन्याहू शांति समझौते के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब उनके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए पूरी परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत के साथ ही तेहरान में दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की तेज लहर शुरू कर दी। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अब तक ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मारे गए वैज्ञानिकों की एक लिस्ट जारी की है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर काम करते थे और इजरायली हमलों में मारे गए थे। इनमें अब्द अल हामिद मिनो शहर, परमाणु इंजीनियर अहमद रजा जोल्फागरी, अमीर हसन फखाही, फेरेयदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची प्रमुख हैं। इस बीच इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ये दिखाया गया है
कि ईरान के किन शहरों को निशाना बनाया गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि इजरायली जेट ने तबरीज, तेहरान, केरमनसाब, अहवाज और इस्फहान शहर को निशाना बनाया। यही नहीं, इजरायली हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख की मौत भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि भी की है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहाकिक तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इस बीच ईरान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। बीती रात दोनों तरफ से मिसाइल अटैक होते रहे और इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। बढ़ते तनाव के बीच पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। मोसाद के एजेंट्स ने ईरान की न्यूक्लियर रीढ़ को चकनाचूर करने का प्लान पहले ही बना लिया था। मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस बनाया था और इसी बेस से उड़े ड्रोन ने तेहरान में तबाही मचाई। यानी साफ है कि कई साल से मोसाद गुप्त तरीके से ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशन चला रही थी। इसके तहत ईरान के अंदर सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे। सूत्रों के मुताबिक हमलों से पहले ही मोसाद ने ईरान में घातक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया था। मोसाद अंदर ही अंदर गुप्त तरीके से ईरान की जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था और यहीं वो अपने सीक्रेट ड्रोन बना रहा था। ईरान का दावा है कि तेहरान में बैठकर ही इजरायल ड्रोन तैयार कर रहा था। ईरान के अंदर से ही मोसाद लगातार हमले कर रही थी। 3 फ्लोर पर चल रहा था ऑपरेशन ड्रोन का काम। अधिकारियों को घर में बने बम और 200 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक भी मिले हैं। मोसाद ने ईरान में सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे और जब ईरान पर हमले की बारी आई तो इनका इस्तेमाल कर वहां की एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद कर दिया गया। इजरायल की वायुसेना के साथ कदम ताल मिलाकर मोसाद एजेंटों ने ईरान के सैन्य महत्व के ठिकानों पर कहर बरपा दिया। इजरायल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच हवाई हमले तेज हो गए हैं। इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों को टारगेट कर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं और इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि तेहरान में इजरायल ने सीधे ईरान के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आया। इजरायल के ईरान पर वार का दूसरा वीडियो देखिए। टारगेट लॉक किया, सटीक हमला किया और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पल भर में ही धुआं हो गया। यानी तेहरान का हवा में मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर ही नष्ट हो गया। तबाही की एक और तस्वीर देखिए जो ईरान के मशहद की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने यहाँ हशमी नेजाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया। देखिए कैसे हमले के बाद इलाके में सिर्फ धुएं का काला गुब्बार नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एक तेल भरने वाला ईरानी विमान नष्ट हो गया। अब ये तस्वीर देखिए जो पश्चिमी ईरान के एक तेल रिफाइनरी की है। इजरायली हमले के बाद ये पूरी तरह तबाह हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान आज उस समय दहशत के साए में आ गई जब सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हर कोई शहर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ पड़ा। लगातार मिसाइलों के हमले और बमबाजी से जनता खौफ में है। ईरान की राजधानी तेहरान से निकलने वाली सड़कें कारों से भरी हैं। रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है और जिसे देखो उसे शहर से निकल जाने की जल्दी है। ग्रामीण ईरान की ओर जा रही सड़कों पर कारें फर्राटा भर रही हैं। इजरायल के हमले से तेहरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर तेहरान में भयंकर जाम के वीडियो आ रहे हैं। लोग अब ईरान तुर्की सीमा पर जमा हो रहे हैं जिससे बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गई हैं। लोग निजी वाहनों और पैदल रास्तों से भी सीमा पार करने की कोशिश में हैं। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए भीषण हवाई हमलों को 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तबाही और तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में ऐसा कोहराम मचाया कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी भी रोकनी पड़ी। नेतन्याहू के बेटे अवनेर की शादी सोमवार को होनी थी, लेकिन ईरान से युद्ध के बीच इस शादी को रोक दिया गया है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे अवनेर की शादी उनकी गर्लफ्रेंड यार्डेनी से सोमवार को होनी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी तेल अवीव के किबुत्ज याकूम के रोनित फॉर्म में होनी थी, लेकिन तेल अवीव पर लगातार हो रही बमबारी के चलते शादी को टाल दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जब अवनेर और यार्डेनी की शादी में रोड़ा अटका है। इससे पहले भी इजरायल में बने हालातों की वजह से शादी टाली जा चुकी है। तब हिजबुल्लाह की धमकियों और सुरक्षा चिंताओं की वजह से उनकी शादी टाली गई थी और इस बार ईरान के भीषण हमलों की वजह से शादी टालनी पड़ी।
दरअसल ईरान से जंग के बीच इजरायली पीएम के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले नेतन्याहू के एक आवास पर अटैक हुआ था, लेकिन उस समय वो वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में इजरायली सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब से सिंधु नदी का पानी रोका है, पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत के सख्त रुख से बिलबिलाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर युद्ध की कीदड़ भभकी दी है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो दरिया में खून बहाने की ढींगे मार रहे थे, लेकिन अब जब भारत ने पाकिस्तान का दरिया ही सुखा दिया तो बिलावल ही नहीं पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो इंसानियत और यूएन चार्टर्ड का राग अलाप रहे हैं। कहेंगे भारत को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, ये इंसानी के हुकूक के खिलाफ है। ये यूनाइटेड नेशंस, ये धमकी सिर्फ देना, अमल दरामद दूर की बात, ये धमकी देना कि आप पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का वायलेशन है। यही नहीं, बिलावल भुट्टो बार बार भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी रोका तो पाकिस्तान अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूर होगा। सर्वाइवल की बात है, अगर मैं अपने लोगों को पानी पीने के ना पहुंचा सकूं तो मेरा जिम्मेदारी है बतौर एक रियासत कि मैं वो हक उनको दिलवा दूं, चाहे मुझे जंग छेड़ना पड़े। हमने यही रेड लाइन खींचा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है और अब दोबारा पिटने का मन बना रहा है। तुर्की में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। मेडिकाना अस्पताल के पास लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर बता रहा है कि मौके पर कई गाड़ियां बेकाबू आग की लपटों को बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। मेडिकाना अस्पताल के बगल में लगी आग इतनी भयानक है कि अस्पताल परिसर और उसमें भर्ती मरीज भी खतरे में हैं। आग की तेज लपटें और उससे उठने वाला धुएं का गुब्बार देखिए। आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। आसपास मार्केट और दुकानें भी नजर आ रही हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आग तेजी से फैलती नजर आ रही है। आसपास गाड़ियां भी खड़ी हैं। हालांकि इस रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल बंद नजर आ रही है। दरअसल चिकित्सा पर्यटन के लिए तुर्की का मेडिकाना अस्पताल काफी लोकप्रिय है। मेडिकाना अस्पताल कई विशिष्टताओं में सेवाएं प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करता है। ऐसे में तुर्की का व्यस्ततम इलाका भीषण आग की चपेट में आने से भारी नुकसान की आशंका है। दिल्ली से रांची आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, तकनीकी कारणों से इसको डाइवर्ट किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इस विमान को शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया AI 9695 ने दिल्ली से शाम 4:25 पर उड़ान भरी थी और उसके बाद तकनीकी कारणों से इसे वापस दिल्ली भेजा आ गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमान को लेकर जानकारी दी गई है कि उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आखिर कितने गुड्डू बमबाज हैं, क्योंकि यहां बमबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बदमाशों ने बमबाजी करते हुए रेस्टोरेंट को निशाना बनाया है। फिर अभी बम मारेंगे, ये बम मारा, फिर हमने इसको अंदर करके जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखिए, रेस्टोरेंट कर्मचारी कुछ खाना बना रहा है। इतने में कुछ बदमाश आते हैं, बमबारी कर देते हैं। बम मारेंगे, ये बम मारा, फिर हमने इसको अंदर करके फिर जो कर्मचारी खाना बनाते दिख रहा है वो कुछ समझ पाता, तब तक धमाके की तेज आवाज आती है और इलाके में हड़कंप मच जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद शख्स कर्मचारी को अंदर खींचता है। संगम नगरी प्रयागराज के लिए बमबारी की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज पहली बार बमबाजी से दहल रहा है। प्रयागराज में करीब 2 साल पहले 24 फरवरी 2023 को भी माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू बमबाज ने खुलेआम कई बम फेंके थे और संगम नगरी को दहलाने की कोशिश की थी। इसके बाद भी प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें सामने आईं। अब सवाल यही कि आखिर प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज बैठे हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें चोर मौसेरे भाई नहीं बल्कि बाप बेटे और दामाद निकले। तीनों मिलकर लग्जरी गाड़ियों पर हाथ साफ करते थे। किसी बाहरी को ये अपने गैंग में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें अपने खून के रिश्ते के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। लेकिन CCTV ने इस ओनली फैमिली वाले गिरोह की पूरी सच्चाई सामने ला दी। ये चोर अपने घर से
ये बैग लेकर इस तरह निकलते थे मानो कोई इंजीनियर हो, लेकिन इनके बैग में होते थे कार स्कैनर, मास्टर चाबियां, ECM, वायर कटर, हैंड क्लिप जैसे टूल्स, जिनके जरिए ये पार्क या जिम के पास खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। द्वारका की ATS ने लगातार हो रही चोरी की वारदातों का राज जानने के लिए जब फुटेज खंगाला तो हर बार फुटेज में एक वैगनार गाड़ी नजर आई। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और उन तक पहुंच गई। रमन और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर रमन ने अपने दामाद नीरज का नाम बताया, जिसके बाद नीरज को भी पुलिस ने धर दबोच लिया और पूछताछ करने पर यह पता चला कि आरोपी अब तक 44 वारदातों को अंजाम दे चुके थे और 5 से 7 मिनट के अंदर ये गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। ढके हुए इनके चेहरों को देखकर ये पहचानना तो मुश्किल है कि कौन बाप और कौन बेटा है, लेकिन ये दोनों वही चोर हैं, सागर और रमन, जिनका दामाद नीरज भी चोर ही है। अब पुलिस इनसे पूछताछ में पता कर लेगी कि कौन नंबरी है और कौन 10 नंबरी। Zee News।